रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से 2017-18 का जो तरक्याती बजट कल पेश किया जाएगा, इसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के सरकारी घर के लिए 8 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस्लामाबाद में 1 अरब की लागत से स्टेट गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा और इसाक डार साहब वाहिद वजीर खजाना है जिन्होंने 32 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया है। प्रोग्राम मुकाबिल ने इसकी कॉपी हासिल कर ली है कि किस वजारत के बजट में कितना इजाफा और किसके बजट में कितनी कमी की गई है। इसाक डार साहब के पेश करदा इक्तिसादी सर्वे 2016 और 17 के मुताबिक तो सब अच्छा है, मगर इस सर्वे का हकायक से कितना ताल्लुक है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे विफाकी हुकूमत का पंजाब के सोना उगलती हुई जमीनों को तबाह करने का मंसूबा जारी है। नारोवाल की 2200 एकड़ सोना उगलती जमीन हपको पावर प्लांट की तबाहकारियों की वजह से बंजर होने लगी है। पूरे मुल्क में प्लानिंग करने वाले विफाकी वजीर एहसन इकबाल अपने हल्का नारोवाल की जरखेज जमीन तबाह होने पर आखिर खामोश क्यों है। दूसरी जानिब अब साहिवाल में भी कोल पावर प्लांट की तबाहकारियों का फिक्र अंगेज आगाज शुरू कर दिया गया। चाइना समेत पूरी दुनिया कोल प्लांट बंद कर रही है, मगर नून लीगी हुकूमत बहावलपुर नारोवाल के बाद अब साहिवाल की जरखेज जमीन पर यह कोल पावर प्लांट लगाने के बाद जश्न मना रही है। द इकोनॉमिस्ट की 2014 की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक चाइना में कोयले से सालाना 5 लाख अमवात होती है। चाइना पाकिस्तान में तो ये प्लांट लगाने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, मगर अपने मुल्क में आखिर इतनी तेजी से क्यों बंद किए जा रहे हैं। ये प्लांट लगाने से मुल्की माहौल अवाम के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और इनके नुकसानात क्या हैं, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बिल आखिर पीटीआई और पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो 2014 का धरना था उसके दौरान हुक्मदूली के बिना पर नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले एसएसपी मोहम्मद अली नेकोकारा को वापस बहाल कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। क्लासेस साहब, मईशत की सूरत इक्तिसादी सर्वे का तो हम आमिर साहब से जानेंगे, लेकिन अभी जो बजट कल पेश होने जा रहा है उसकी कॉपी आपने आज हासिल कर ली है, वो हमें बताएं किस वजारत के लिए कितना बजट रखा गया। पहले तो मैं थोड़ी सी आपकी वो करेक्शन कर दूं, इंट्रो में शायद आपसे थोड़ी सी वो गलती हो गई है। इसाक डार साहब पाकिस्तान के मेरा ख्याल तारीख में पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो तकरीबन जब इनकी टर्म खत्म हो गई अगले साल 32 अरब डॉलर्स का लोन ले चुके होंगे। 32 अरब रुपए नहीं, 32 अरब रुपए तो फक्की भी नहीं बनती इनकी। 32 अरब डॉलर, 32 अरब रुपए क्या चीज इनके आगे बेचती है। वैसे इनका कसूर नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर भी साहिवाल के अंदर डॉलरों को ना रुपयों में ही गिनते रहे हैं। वो जानबूझ के करते हैं वो जानबूझ के करते हैं। इनसे गलती हुई है, इनसे गलती हुई, वो जानबूझ के करते हैं कि लोगों को ये बताएं कि मेरे फाइनेंस मिनिस्टर साहब अगले साल के एंड तक जो बजट डॉक्यूमेंट सामने आ रही हैं, ये 32 अरब ये डॉलर का कर्जा सिर्फ इसाक डार साहब ने कंट्रैक्ट किया होगा तो उसके बाद रोला तो पड़ना जरूरी था। मैं पहले इसको बता दूं मैं 32 अरब डॉलर क्यों कह रहे हैं। एक तो यह कि कौमी असम्बली में डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे जिसमें इसाक डार साहब ने ब्रेकअप दिया था कि मैंने पिछले 4 सालों में किस किस मुल्क से कितना लिया था। वो तकरीबन बनते थे 24 अरब डॉलर के करीब, आपको याद होगा उस पर कहते थे। उस पर उन्होंने दावा किया था कि इसमें से 12 अरब डॉलर हमने वापस भी किए हैं, ये उनका क्लेम था कि हमने वापस भी किए हैं। सो अगर 24 अरब डॉलर उन्होंने लिए, आज मैं शहबाज राना साहब की स्टोरी देख रहा था, यकीनन इसी से ली की है कि जो भी PSDP हमने आज हासिल किया है कि अपने सोर्सेज से जो कल पेश किया जाएगा उसमें जो फॉरेन या असिस्टेंस की माध्यम में कर्जे प्रोजेक्ट लोन वगैरह किए गए हैं वो तकरीबन 8.5 अरब डॉलर के करीब बनते हैं। सो 24 अरब डॉलर पहले के और 8.5 अरब डॉलर ये मिलाएं तो ये तकरीबन 32 अरब डॉलर के लोन बनते हैं जो इसाक डार साहब ने टोटल इन्होंने लिए हैं अपने 4-5 साल दौर में। 5 साल दौर में उनमें से वो दावा करते हैं हमने 12 अरब दे दिए, 12 अरब दे भी दिए, फिर भी ये अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल 20-22 अरब डॉलर जो है वो फिर भी इसाक डार साहब के क्रेडिट पे जाएगा। और मुझे याद है जब जनाब मुशर्रफ साहब गए थे 2007 में, उस वक्त पाकिस्तान का टोटल जो था फॉरेन डेट जो था वो तकरीबन 35 या 45 अरब डॉलर के करीब था, जितना इन्होंने अकेले ने ले लिया है। अब तक पाकिस्तान का 2007-8 तक टोटल फॉरेन डेट जो था वो मेरे ख्याल 35 से 40 अरब डॉलर था पिछले तमाम 70 सालों में या उसमें ये 65 सालों में। इसाक डार साहब के एक ही हल्ले में उन्होंने उतना ले लिया जितना पिछले हुकूमतों ने लिया था। 65 साल में था उतना 5 सालों में पूरा करने जा रहे हैं। हफीज पाशा साहब ने आपको याद है कहा था कि 18-19 तक जो है ना 2018-19 तक ये 90 डॉलर तक ले जाएंगे, 90 अरब डॉलर तक ये बढ़ते जा रहे हैं उस टारगेट की तरफ। और अब इसमें सिपैक के कर्जे नहीं शामिल हुए, वो जो हम कहते हैं 50-60 अरब वो एक साइड पे हैं, वो इसमें अभी उनकी शमूलियत नहीं हो रही।
मैंने जो ये सारा ये PSDP, अब इतना टाइम मुझे ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल आखिरी टाइम पे मिले हैं, ये पेपर जो कोई सोर्सेस आपको दिखा रहे हैं जो कल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे, ये बेसिकली इसको कहा जाता है ये आपका डेवलपमेंट बजट है जिस पे पूरे मुल्क की वो रहती है, आंखें रहती हैं कि जनाब हमारी तरक्की के लिए क्या होगा, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर कैसे होंगे, हमारे ऊपर अवाम के ऊपर क्या खर्च होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आमिर साहब कि प्लानिंग डिवीजन जिसका काम है कि वो बैठ के प्लान करे और दीगर मिनिस्ट्रीज को वो गाइड करे कि कहाँ कहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ा खांचा प्लानिंग डिवीजन खुद लगाता है। जनाब 34 मंसूबे जो हैं तकरीबन 32 अरब रुपए से ज्यादा प्लानिंग डिवीजन खुद शुरू किए हुए हैं, और ये मोस्टली इनमें से सारे नहीं, मोस्टली ये प्लानिंग डिवीजन के कमरों में चल रहे होते हैं जहां पे जनाब इनकी फिजिबिलिटीज बन रही होती हैं, कंसल्टेंट लग रहे होते हैं, भांजे भतीजों को नौकरियां मिल रही होती हैं, फिर इन पे जो वहां पे इनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है प्लानिंग डिवीजन की, कोई इसका प्रोजेक्ट इसका डायरेक्टर लग रहा होता है, कोई एडिशनल चार्ज ले रहा होता है, उस चार्ज में फिर गाड़ियां आ रही होती हैं, फिर टेलीफोन्स आ रहे होते हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों में 8-8 गाड़ियां चली जाती हैं। कुछ ऐसे भी हैं प्लानिंग डिवीजन के बड़े लोग जिनके घर में 8 गाड़ियां अल्लाह के फजल से वो भी जाती हैं, पेट्रोल जाता है। तो वो खांचे अलग है कि प्लानिंग डिवीजन का काम तो यह है कि पूरे मुल्क के लिए प्लान करें, आप बैठ के कमरों में जो प्रोजेक्ट चलाते हैं। और मुझे याद है जब सलमान फारूकी साहब यहाँ पे वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग थे, नए नए आके लगे थे 2008-9 में जरदारी साहब के सेक्रेटरी जनरल लगने से पहले, तो मैंने ये स्टोरी की थी न्यूज में उस वक्त, तो मैं कि ये प्लानिंग डिवीजन का क्या काम है कि आप यहाँ 30 उस वक्त मेरा ख्याल है 42 के करीब प्रोजेक्ट थे कमरों में चल रहे हैं और इस्लामाबाद में चल रहे हैं। भाई ये तो सूबों के पास जाने चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद आप तो गाइडलाइंस दें, अपना विजन दें कि हम यहाँ मुल्क में तरक्की कैसे चाहते हैं, कौन कौन से हमारे एरियाज हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। आप इनसे सवालों जवाब करें तो जवाब क्या देगी प्लानिंग डिवीजन या कोई महकमा आजकल फेडरल, मुझे हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है। क्यों? ये 18वीं तरमीम के पास सूबों के पास चला गया, 18वीं तरमीम के पास सारी चीजें सूबों के पास चली गई हैं। तो ये एहसन इकबाल साहब के पास यहाँ 34 मंसूबे इनके कमरों में यहाँ चल के क्या कर रहे हैं, और 32 अरब रुपया वहां पे आप उनको बैठ के बांट रहे। इसके भी मेरा ख्याल उनको वजाहत देनी चाहिए। और उस पर उनको मुझे याद है उन्होंने तस्लीम किया था उस वक्त सलमान फारूकी साहब ने, बल्कि उन्होंने आर्डर भी किए थे अगर मुझे याद है। उसने कहा बंद करें ये दुकान जो खोली हुई है प्लानिंग डिवीजन के अफसरान ने कि खुद प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाग जाओ, भांजे भतीजे ला जाओ, गाड़ों की करोड़ों की गाड़ियां ले लो, फिर प्रोजेक्ट अलाउंसेस ले लो, फिर उसके बाद TADA सेमिनार दुनिया के सैर सपाटे, लेकिन फिर शुरू है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो बाज नहीं आएगी। दूसरा इसमें बड़ा ना इंटरेस्टिंग है, ये अंदाजा कीजिएगा, ये जहन में रखिएगा कि हमने 5 सालों में $32.5 अरब लोन लिया है। उसके बाद देखें स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादे के लिए सरकारी घर बनाया जा रहा है। जनाब आम घर में रह नहीं सकते, वो बड़ा घर जी 8 करोड़ रुपए का उनके लिए बजट है, इस साल भी एलोकेशन उनके लिए कीजिए। और 1 अरब रुपए से इस्लामाबाद में स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है हमें साहब, 1 बिलियन रुपीज। और ना भूलिएगा कि कराची में जो स्टेट गेस्ट हाउस है उस पर सदर ममनून हुसैन साहब की फैमिली ने कब्जा किया हुआ है। ऐसा ही है। वहां ममनून हुसैन साहब के बच्चे, उनकी फैमिली, वो वहां पे कराची गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। अब इस्लामाबाद में भी स्टेट गेस्ट हाउस बना के दिया जा रहा है 1 करोड़ रुपए का, हालांकि वो वहां पे नहीं रह सकते, वो सिर्फ डिग्नेटरीज के लिए फॉरन वहां पे उनके लोगों के लिए। तो आमिर साहब ये तो कुछ मैंने 2-4 आपको बताई हैं, इसके बाद में बाकी खांचों पे मैं थोड़ा सा एक उसके एवेल्युएशन करूंगा कि मेरी कुछ 2-4 जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैंने कोई डिस्कशन की है, जरा आप बात कर लें, फिर मैं बताऊंगा जो डार साहब ने आज वहां पे दावे किए हैं, जरा उसकी बैठ के स्क्रूटनी फरमाएंगे तो दावों में कितना सच है और कितना झूठ, कितना सच कितना झूठ। आमिर साहब ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आके आमिर साहब से जानेंगे कि जो आज उन्होंने सर्वे में चीजें बताई हैं उनका हकायक से कितना ताल्लुक है, और जो मईशत की हालिया सूरत हाल है क्या वाकई वो वैसी है जैसे कि डार साहब की जानिब से बयान की। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। 2017-18 का तरक्याती बजट जो कल पेश होने जा रहा है उसकी मुतालिक बात करें आमिर साहब, लेकिन जो डार साहब ने इक्तिसादी सर्वे में हकायक बताए हैं, क्या समझते, कितने आप मुत्तफिक हैं और कितने वो यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि वाकई बिल्कुल दुरुस्त है? मैं डार साहब के इकनॉमिक सर्वे पे भी आता हूँ, मगर वही बात मोरले सच प्राइम मिनिस्टर ने साहिवाल के अंदर भी की कि ये रोज़ आजकल जो फीता काटने का वो हुआ है ना, और इश्तिहारों के ज़रिए वो किसी ने बड़ा सही कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि बिजली इश्तिहारों के ज़रिए बना रहा है। सही। लोग लोड शेडिंग से मर रहे हैं, और यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है कि एनर्जी का भी कमाल हो गया है और इकॉनमी का भी कमाल हो गया है। ये इसलिए भी बात करनी ज़रूरी है कि ये इनका इलेक्शन ईयर है, और इसमें ये जो फीते काटने हैं, पुलों के अनाउंसमेंट होनी है, सड़कों की होनी है, लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। हम ऑलरेडी ही बहुत ख़तरनाक
सूरत हाल में ख़ास तौर पे इकनॉमिक्स में जा रहे हैं, और हम इसका अब से नहीं बड़े अरसे से कहते रहे हैं। तो उस तनाजुर में मैं थोड़ा सा डार साहब के उसको पे तजिया करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि वो जो ग्रोथ रेट उन्होंने कहा ना कि वो जनाब 5.7 का टारगेट था, सही बात है कि उन्होंने एम्बिशियस उसको रखा था। 5.28 जो है ना उन्होंने अचीव, 5.2 उन्होंने क्लेम किया है कि हमने अचीव कर लिया है। आपको याद होगा कि हमने कुछ अर्सा पहले जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है ना वो सारे क्लेम करते हैं कि ये फर्स्ट फिगर्स हैं, ये गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये एक्चुअली 3% के करीब है। जी बिल्कुल ऐसा। तो ये जो है ना, ये मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली सर्वे करके ये उनका कहना था। बाकी चले मान लेते हैं कि ये 5 पॉइंट वो है, उनका कहना था कि ये 9 साल बाद पहली दफ़ा 5% क्रॉस किया है। ये सही है अगर, तो फिर 9 साल में पहली दफ़ा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है ना वो इतना बड़ा नहीं था, वो भी पहली दफ़ा इतना ज़्यादा हुआ है। इन्होंने कहा है कि वो 8.5 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि आपका खर्चा और आपकी कमाई के दरमियान कितना फ़र्क है, जो है ना। तो वो 9 साल क्या, मेरा ख्याल तारीख में पाकिस्तान के जो है ना 8.5 डॉलर तो ये कह रहे हैं, मगर जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट वो कह रहे हैं 10 बिलियन डॉलर का फ़र्क है, 10 बिलियन डॉलर का फ़र्क है। उसके साथ असल जो बात यह है कि हमारा इकोनॉमिक टर्न अराउंड नहीं हो रहा, हमारा वो काम चल नहीं रहा और हम कर्जों में बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह करंट अकाउंट डेफिसिट की भी इसलिए कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। ट्रेड डेफिसिट हमारा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो चीज़ें हम यहाँ से बाहर बेचती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 25 बिलियन डॉलर से 5 साल में 20 डॉलर पे आ गई हैं, 20 बिलियन डॉलर पे आ गई हैं। और हमारी इंपोर्ट जो 5 साल पहले थी 45 बिलियन डॉलर पे, अभी भी वो 45 बिलियन डॉलर पे हैं। सो ये एक्चुअली 47 बिलियन डॉलर पे हैं। तो 27 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड डेफिसिट है, जिसका मतलब है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। जबकि आपका क्या होता है, मुल्क जब है, आप 2-3 चीज़ों से हमारी कमाई होती है जो बाहर से आनी होती हैं। एक होती हैं रेमिटेंसेस, कि बाहर से तरसीलात जो आती हैं वो 3% डाउन हो गई हैं, पैसा आना कम बाहर से हो गया है। और बहुत खतरनाक बात है, मेरा वो अब 16 अरब रुपए डॉलर पे आ गई है। उसके बाद दूसरी चीज़ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके भी ना होने के बराबर है। उसके बाद जो है रिजर्व्स हमारे जो हैं, वो जो प्राइवेट बैंकों का पैसा निकाल दिया जाए तो स्टेट बैंक के पास कुछ 16 बिलियन डॉलर पे रह गए हैं। कहने को बचत है, मगर खतरनाक बात यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स क्योंकि ऊपर नहीं जा रही, तो कल को बहुत संगीन खदशा है कि हमें IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 16 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स है ना, ये यूं करके उड़ जाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। और एक्सपोर्ट्स जो ना बढ़ने का इसलिए भी इंपॉर्टेंस लोगों को बता दिया जाए कि हमारे जैसे मुल्कों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा 300 अरब रुपए का GDP है। जी। तो ये उसका कोई मेरा 1.5% बनता है, 1.5%। तो हम वो मुल्क आजकल की तारीख में तरक्की नहीं करते जिनका एक्सपोर्ट्स बड़ी कम हो। बांग्लादेश की फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है कि उनकी 26% एक्सपोर्ट्स हैं, GDP का 26% हिस्सा जो एक्सपोर्ट से आता है। उस तरह इंडिया का मेरा 18% आता है। वियतनाम, बाय द वे, ये सारे वो मुल्क हैं जो हमारे कंपेटिटर्स हैं टेक्सटाइल के अंदर, जहां से हमारी मेन आमदनी आती है। वियतनाम का 75% जो उनका GDP है, कमाई है, वो एक्सपोर्ट से है। तो जब तक वो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो वो हालात दगरगू हैं। और दूसरा जो है, ये जो सारे अभी करने जा रहे हैं, इन्होंने कर्जे लेने हैं। आगे ही जो है ना, ये फिगर्स तो थोड़े बताते हैं उनके, मैं देख रहा था इकोनॉमिक सर्वे तो 58 बिलियन डॉलर्स टाइप लिखा हुआ था फॉरेन, मगर वो 78 बिलियन डॉलर्स का हो गया था। ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में 65 साल में इतने कर्जे नहीं थे जितने ये 5 साल में ले चुके हुए हैं। क्लास साहब के बकौल वो 30 बिलियन डॉलर्स के हैं। तो ये कर्जे दे के जा रहे हैं अगली जनरेशन को। और 2018 में कभी इम्कान है, खदशा है कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे, क्योंकि ये रिजर्व जो है यूं करके उड़ जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। थोड़ा सा जो इनकी बचत हो गई है, हालांकि ग्रोथ के अंदर वो पिछले साल क्योंकि ज़राअत इतनी डाउन गई थी, 3% नीचे चली गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी आई है और बारिशें हुई हैं, तो थोड़ा सा इनको वो बचा गई है। मगर नौकरियां
नौकरियां नहीं आ रही नहीं हैं, है। ग्रोथ उस तरह टर्न अराउंड नहीं कर रही 5 साल बाद भी, तो हम अभी भी वो डायर स्ट्रेट्स में हैं। अभी भी हम बड़ा समुद्री तूफान जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द अचकोले खा रही है, और ये सस्टेनेबल नहीं है। ये जो ग्रोथ फिगर तो बता देते हैं 5%, मगर ये उन बुनियादों पे नहीं है, इसकी बुनियाद नहीं है, इसकी फाउंडेशन नहीं है, ये किसी वक्त में यूं धड़ाम करके गिर सकती है। सही है, ठीक है इकलास साहब, वही बात है। डार साहब ने तो कहा कि 2016-17 का जो इकसादी सर्वे सब अच्छा है, लेकिन जैसा आमिर साहब ने बताया हमारी बरामदात नहीं बढ़ेंगी तो हम किस तरह से मैशत को स्टेबल कर सकेंगे किसी भी जगह पे। ये सलीम मांडवी वाला साहब हैं, सेनेटर हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के उनके चेयरमैन भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। सबसे ज्यादा रेलिवेंट तो हमेशा वही बंदा होता है जो उससे पहले वो वजारत किसी को हेड की हुई हो, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं, मेरी अपनी रिजर्वेशंस कुछ बाज अपनी जगह पे, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी है, मैं उनकी कमेटी में जाता रहा हूँ, समझदार आदमी है और उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने बैठ के इस पूरा ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पे उन्होंने बैठ के कुछ पेपर तैयार किया। मैं जरा उनमें से कुछ चीजें कोट करना चाहता हूँ। अगेन ये मैं उनको उन्हीं की कोट करूँ, क्रेडिट उनका है जो चीजें उन्होंने बैठ के की हैं कि 2015-16 के दरमियान उन्होंने बैठ के पिछला साल और इस साल जो आया है उसका उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉप किया है। वो जीडीपी ग्रोथ रेट जिसकी आमिर ने बात की उस वक्त 3.7 था पिछले साल में, अब इन्होंने 5.3 किया है। तो मांडवी वाला साहब कहते हैं कि जीडीपी फिगर इज मैनिपुलेटेड, इन्होंने मैनिपुलेट किया है इसको। ये वहां पे भी जो बात आमिर कह रहे थे, एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी सुनिए जरा, वो डिक्रीज हुआ है इस साल 19.9% से 19.5 हुआ है। एग्रीकल्चर का शेयर हर साल कम हो रहा है। इट शुड बी कॉज ऑफ वरी कि लेबर आपकी वहां से 40% जो है ना लेबर हमारी वहां पे है जी, वो सारी कम हो रहा है रोल आपका नेशनल जीडीपी में। अगेन आपको वहां से होना चाहिए। ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले साल जैसे थी वही है। अच्छा, फिर आपकी सर्विस सेक्टर शेयर इन जीडीपी वो भी थोड़ा सा, वो कहते हैं कि उसमें वो थोड़ा सा बड़ा है, मगर बड़ा ये भी इसको जिस तरह कैलकुलेट करते हैं ये डुबियस सही रह जाता है। अच्छा, इसमें आप ये देख ले, मजे की बात जो है कि इसकी जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जरा वो सुनने वाली है। वो जनाब पिछले साल 1.7 बिलियन डॉलर थी, 1 अरब 70 करोड़। इस साल 1 अरब और ये 53 करोड़ डॉलर हुई है। इधर अंदाजा करें पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो वाली इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट वो गायब हो गई है। चले ब्रेक में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का उन्होंने इसका एनालिसिस किया मांडवी वाला साहब ने, जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी हम छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ किसान दोस्त पॉलिसी का तो हुकूमत की जानिब से आपने बेपनाह सुना होगा, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि विफाकी हुकूमत किस तरह से पंजाब की सोना उगलती जमीनों को तबाह करने की जानिब गामजन। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। बजट से मुतालिक बात चल रही है। क्लास साहब सलीम मांडवी वाला साहब के मुतालिक आप मैं ये बड़ी अहम चीजें हैं, लोगों को समझने की जरूरत है, इम्पैक्ट करती हैं उनको। हो सकता है उन्हें फैक्ट्स लगे, फिगर लगे, ड्राई सी चीज लगे, खुश क्या आप हमें फिगर बताना शुरू हो गए। आपकी जेबों से पैसे इसी ही फिगर के जरिए ये निकाले जाते हैं और आप पे नए आप पे कर्जे और नए टैक्सेस जो है ना ये इन्हीं के जरिए, इन्हीं पैसे। मसलन इसे बड़ी अहम चीज है वर्कर्स की रेमिटेंसेस जो हम कहते हैं बैरून मुल्क से पैसा आता है आमिर साहब, वो इनका यहाँ पे कम हो रहा है, मुसलसल कम 3% कम हो गया इस तरह। पिछले साल वो 5.5 बड़ा था। और दूसरा करंट डेफिसिट जिसकी बात आप कह रहे थे, पिछले साल 2.35 था, इस साल 6.13, बिग जंप किया है, इससे भी ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद आप इनकी इंपोर्ट्स देखें, मजे की बात है, इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई है सर इनकी 32 से, ये पहले 9 महीने थे पिछले साल के, 32 अरब डॉलर से 38 अरब डॉलर तक गई है 9 महीनों में सर। वो एक्चुअली ये 47 बिलियन डॉलर तक जा रही है। वो तो टोटल है ना, हम तो पहले 3 महीनों की बात, सॉरी 9 महीनों की बात कर रहे हैं सर। एक्सपोर्ट सुन लें सर, एक्सपोर्ट है इनकी वो भी गिर रही है सर, जिन बुनियादों मसलन इनकी 2012-13 में इनकी जो एक्सपोर्ट थी 23 बिलियन डॉलर थी, अब वो 20 अरब डॉलर पे आ गई सर, अल्लाह के फजल से जी, मुबारक हो कौम को जिसकी देने। इंपोर्ट्स जो बात आप कह रहे थे, इंपोर्ट जो थी 2012-13 में 44 बिलियन डॉलर थी, 2016-17 में ये कह रहे हैं 44 बिलियन डॉलर, जो आप कह रहे हैं 47-8 तक के फिगर आ रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म इनके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 5 साल पहले भी ये 45 के करीब थी, अब भी है। इसका ये जो कह रहे हैं कि वो तरक्की की वजह से सीपेक की मशीनरी आ रही है, कोई मशीनरी नहीं आ रही, ये 5 साल पहले भी इतनी इंपोर्ट्स थी जी। और आगे सुने, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, जो शॉर्ट टर्म मींस महंगा कमर्शियल कर्जा जो लेते हैं 3 महीने का 6 महीने का, बैरून मुल्क से ये जाते स्कूक बांड ले लिए या दीगर उससे हट के ले लिए, जो महंगे चीजें खरीदी जा रही हैं। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट जो है जनाब आमिर साहब, ये 2012-13 में 0.381 था,
अब वो 1.687 होगी, इंक्रीज बाई 342, 342% इसमें इजाफा हुआ है। एक्सटर्नल डेट वो कहते हैं जनाब इसमें 6.3 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है जो इसमें कह रहे हैं, लेकिन टोटल जैसे मैंने कहा ना 32 बिलियन डॉलर जो सारा मिला के जिसमें दावा करते हैं कि हमने 12 अरब डॉलर वापस भी किया है। अच्छा, डेट एंड लायबिलिटीज जो है आपके एक्सटर्नल वो बढ़ गए हैं 7.5 बिलियन डॉलर के। एक्सटर्नल डेट पर कैपिटा बढ़ा है। अच्छा, डोमेस्टिक जो डेट है वो आपको 78% बढ़ गया है। अच्छा, टोटल डेट जो है इनके दौर में जो वो अगर वो जो कह रहे हैं वो यहाँ 54.61% बढ़ा है। मैं अब सीधा आपको जाता हूं मैं उस पर, इसमें जो मजे की बात है कि सर्कुलर डेट जो है 400 अरब रुपए ये बड़ा है इस साल। आपने पिछले 480, मैं सर्कुलर डेट की तरफ आ रहा हूं, बड़ी तफसील इसकी बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद रिफंड जो आपके एक्सपोर्टर का रिफंड जो है 250 अरब रुपए एक्सपोर्टर का रिफंड जो है वो पेंडिंग है। अच्छा, टेक्सटाइल आपके टैक्स फाइलर्स जो इनकम टैक्स दे रहे थे, रेवेन्यू ज्यादा शो करने के लिए इन्होंने ये किया हुआ है कि ये रिफंड्स भी पास रखा हुआ है और जो ये पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं पीआईए वगैरह इनके लॉसेस भी तकरीबन 200 बिलियन है, वो भी इसमें नहीं शो किए हुए जी। अच्छा, टैक्स रिटर्न जो थे 2014 में ये 10 लाख समथिंग थे, अब अल्लाह के फजल से वो 9,23,000 हो गए, वो भी गिर गए 1,23,000। इसके टैक्स रिटर्न भी इनके गोशवारे भी कम हुए हैं। अच्छा, वो एमनिस्टी स्कीम्स लाए थे, वो 3 लाए थे, तीनों को तीनों फेल हुई, लेकिन मेरा यह ख्याल है वो एमनिस्टी स्कीम पब्लिक के लिए नहीं होती, वो चंद पावरफुल यहाँ पे जो कब्जे ग्रुप हैं, जो लैंड माफिया है, कुछ अपना काम होता है बिजनेस, ये उनको कवर करने के लिए की जाती है। लिहाजा मैं इनको उसमें सलीम मांडवी वाला साहब तो ये कह रहे हैं ना कि ये फेल हो गई थी। मैं कहता हूँ फेल नहीं होती, वो चंद इंडिविजुअल जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं ना, इनके माफिया जो मिला हुआ ये उनके लिए लाई जाती है, उनके लिए ये कामयाब थी। अच्छा, ऐसे वो कहते हैं कि जनाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है 500,000 जॉब आपने लूज किए क्योंकि पाकिस्तानी इकॉनमी अकॉर्डिंग टू कोर्ट के ब्लूमबर्ग को कि वो आपकी नीचे गई है। दूसरा वो कहते हैं कि अगर सारा टैक्स जो एफबीआर ने इकट्ठा करके देना है, इन्हें इसने बिजनेसमैनों ने इकट्ठा करके देना है, तो एफबीआर को बंद कर दें। सारा काम आप उनसे बिजनेसमैन से ले रहे हैं। और पाकिस्तान स्टील मिल्स जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे आपकी इकोनॉमी में, जॉब्स में, इवन एक्सपोर्ट्स में या दीगर उसमें, वो तो अल्लाह के फजल से पिछले 4 साल से जब ये स्टील मेकर आए हैं वो सारी की सारी आपकी बंद पड़ी है। ये मांडवी वाला साहब का एक एनालिसिस था जिसको हम ऑफ कोर्स के इसमें लेते हैं। और लास्टली पीआईए का उन्होंने कहा जनाब कि हर महीने कोई ना कोई स्कैंडल आपके सामने पीआईए का आ रहा है। अब तो हर हफ्ते है क्लास, और 5.5 करोड़ लोग ये गुर्बत की उससे लकीर से उसमें नीचे आपके सही है। ये पीआईए का तो हर हफ्ते एनालिसिस था आपके इकोनॉमिक। सही है। अब इकोनॉमिक साइड पे चलते हैं। साहिवाल में भी कोल पावर प्लांट का जो है इफ्तिताह किया है, नून लीग की हुकूमत बड़ा जश्न मना रही थी। आमिर सर कहते हैं ये मंसूबा पंजाब स्पीड PMLN स्पीड कहलाएगा। समझते हैं कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले चंद सालों में खित्ते का एशियन टाइगर बन सकेगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना एक बात की जलसे में, उन्होंने कहा जनाब हमारे 3 ही चैलेंज थे और तीनों में हम सुर्खरू हो गए हैं। एक तो वो उन्होंने कहा जी टेररिज्म जो है ना वो हमने मसला हल कर लिया, इस भी हम करते भी रहते, बात है कि कितना हल किया हम सबको पता है कि वो नेशनल एक्शन प्लान रोते रहते हैं कि क्या किया उसका। और इकोनॉमी दूसरा उन्होंने कहा वो भी हमने ठीक कर लिया। ये अभी सारा एनालिसिस हम ये कर रहे थे कि जो कर्जों में फंसते जा रहे हैं और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, ये भी हमने बता दिया। अब आ जाए बिजली। आम आदमी को 5वें साल में भी 6 से 10 घंटे अभी भी बिजली हो रही है। वो क्लेम इस बात पे क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब वो देखिए हम गैर एलानियाँ नहीं हो रही है, कई इलाकों में गैर एलानियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो कह रहे हैं कि अगले साल गर्मियों में 10,000 ऐड कर देंगे। और आज जो साहिवाल में जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया और इससे पहले भिकी किया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक बात करने जा रहे हैं। कि ये सिंपली ये करने जा रहे हैं कि कैंसर का एक मरीज़ है, उसको ये बुखार का इलाज कर रहे हैं उसका कि कोट पहन लो तुम्हें सर्दी लग रही है। ये भिक्की और साहिवाल है, ये मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ। टेक्निकल आम आदमी को समझने की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पे ये सारा जो बिजली का मसला है ये मर्ज की वजह से। मर्ज ये है कि आपके जो पहले हैं, पहले जो IPPs हैं या पहले जो प्रोजेक्ट हैं वो उसमें सालाना अभी ये जो गर्दिशी करदा है वो 401 का फिगर तो कल पार्लियामेंट में दिया है, वो एक्चुअली 425 बिलियन का है। याद रहे कि हम रोना रोते रहते हैं कि 480 बिलियन इन्होंने शुरू में दिए थे और वो खा पी गए, उसमें से 100 बिलियन की बेज़ाब्तियां हैं और हमसे क्लेम किया गया था कि अब ये दोबारा नहीं होगा। अब वो दोबारा उतना ही पहुंच गया है। उसके अंदर जो है मजे की बात का साहब आपकी तवज्जो चाहिए, उसमें 72 बिलियन कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं IPPs को। ये तो छक्का है। कैपेसिटी चार्जेस ये होते हैं आम आदमी को समझाने के लिए कि आप बिजली पैदा भी नहीं कर रहे, मगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये है, एग्रीमेंट ये है
कि आपको जो है ना, आप बनाएं या ना बनाएं बिजली, तो आपको मिलते रहेंगे पैसे मिलते रहेंगे। 172 बिलियन रुपया, ये कल वो फिगर्स हैं जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने खुद दिए हैं, और 88 अरब रुपया उसके ऊपर सूद पड़ रहा है। ये जो 425 बिलियन का नया गर्दशी कर्जा आया है, इसमें से 72 बिलियन जो है ना, जो है वो है सूद है, नहीं वो है इसका जो दिया जा रहा है कैपेसिटी चार्जेस, और 88 बिलियन सूद का लॉस दिया जा रहा है। आधा कर्जा ये है, $1.5 इसका मतलब ये है कि, और लाइन लॉसेज हैं कि जिसकी वजह से 8 रुपए की ग्लास साहब इनको बिजली पड़ रही है, और ये जो है ना 4 रुपए आदमी को उसको लाइन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के जो लॉसेस हैं, बिजली जो चोरी हो रही है सही। उसका डालते हैं और 14 रुपए में बेचते हैं। कि हमें ये कह रहे हैं कि पिछला जो मरीज है उसका इलाज नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं नए प्रोजेक्ट लगा रहे हो। ओ भाई, पहले का तो इलाज कर लो। ये 150 अरब रुपए का जो आपने सियालकोट में, ये साहिवाल में जो आज किया है, जिसकी एनवायरमेंट सेंटर साइड अभी ब्रेक से वापस आके बताते हैं, करेंगे। मैं बता रहा हूं कि जो पिछला मर्ज है उसको ठीक नहीं कर रहे और नए प्लांट लगा रहे हैं, उनके लॉसेस आप और मैं बिजली के बिल में दे रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे। 72 अरब रुपया उसका कैपेसिटी चार्जेस है। IPP बड़े खुश है कि बिजली पैदा करो ना करो, पैसे आप लोगों को मिलते रहेंगे। चले अभी आमिर साहब एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये जो कोल पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, इनका माहौल पर क्या असरात है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ SSP मोहम्मद अली नेकोकारा, जिन्हें 2014 के धरने में हुकूमत दूल्हे की बिना पर बर्खास्त किया गया था, वो वापस बहाल हो गए। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। साहिवाल का जो कोल पावर प्लांट है, उसके इक्तिसादी लिहाज से आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान का जो एनर्जी का बुनियादी मसला है वो मिसमैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस और करप्शन है। ये जो है नए नए पावर प्लांट शो करके जो धोखा दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक साल के एंड के बाद भी ये जो क्लेम है इनका कि बिजली का मसला हल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मेन मसला नहीं हल कर रहे, ये चोरी नहीं पकड़ रहे। जिस तरह मैंने कहा कि 72 अरब रुपया ऑलरेडी जो है, और तकरीबन 200 अरब रुपया जो है ना लॉस 400 में से ये जा रहा है। उसके अलावा जो ये बिजली बना रहे हैं, सोलर की 17 रुपए, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, 17 रुपए पर यूनिट बना रहे हैं। दुबई में जो है वो याद रहे कि 2.5 रुपए पर यूनिट बन रहा है। और उस तरह ही फिर जो है जो IPP से हाइडल बनवा रहे हैं, जो गवर्नमेंट का रेट है, जो गवर्नमेंट बना रही है वो 4 रुपए का बन रहा है, वो 8.5 रुपए का बना रहे हैं। सो यहाँ पे खांचे हैं, जब तक आप उन खांचों को कंट्रोल नहीं करेंगे, लाइन लॉसेस नहीं करेंगे, और तो तब तक मसला हल नहीं होगा। सबसे आखिरी बात कि ये सारे जो अपनी नालायकियां हैं, अपनी बिजली चोरी, अपनी करप्शन है, उसको सारे को आम आदमी को, कंज्यूमर को बिल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। सही है, वो हम सब लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो नए नए टैक्सेस हमें मिलते हैं। क्लास साहब, ये तो उसकी इकोनॉमिक साइड हो गई। एनवायरमेंटल साइड आप क्या समझते हैं कि इसका कितना असर होता है जो प्लांट्स इस किस्म के लगाए वैसे दाद उसके बाद क्या बहस करें। मैं 2-3 चीजें जल्दी से बता दूं कि उसने बरतानिया के बारे में खबर आई हुई थी पिछले 2-3 दिन पहले कि वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पहली दफा उनके यहाँ ये कोल फ्री हो गया है। वो सारे उन्होंने कोल धुएं वाली चीजें बंद कर दी हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, फर्स्ट टाइम इन बरतानिया। इवन चाइना ने खुद क्लोज कर रहा है, हर साल 5 लाख वहां पे उसकी एनवायरमेंटल उनकी अमवात हो रही थी, उन्होंने बंद कर दिया। हमने लगाना शुरू कर, चले लगाएं, मान लेते हैं जी कि आपके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी चाइना ने दी होगी जो अपने हानि उनको मिली, उन्होंने हमें दे दी। ये साहिवाल की आपकी जरी जमीन 1200 एकड़ जमीन पे ये तुक बनता है। कोल प्लांट ज्यादातर शहरी इलाकों में लगाए जाते हैं, जहां पे एक तो आप वहां इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो जल्दी से जहाज हैं, आप उनको शिप कर लें। दूसरा, वहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज इस तरह के नहीं होते, आबादी ज्यादा वहां पे नहीं होती। और पूरा हिंद सिंध क्रॉस करके ये कराची से आएगा, पूरे पंजाब को वो वहां पे न क्रॉस करने के बाद साहिवाल पहुंचेगा। 1200 एकड़ जरी जमीन। और मैं आज उनका पढ़ रहा था, नईमुल हक साहब का, वो जो हमारे यहाँ डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग रहे, उन्होंने कहा जनाब आने वाले कुछ सालों में 2029 तक का उन्होंने लिखा हुआ था अपने ट्वीट में, 2029 तक इस मुल्क की जमीनें जो है ना एग्रीकल्चर जमीन, तो 25% DHA के पास होगी। DHA बनेंगे इस मुल्क में, तो 25% ये जो बैरिया टाउन जैसे बड़े बड़े लोग हैं इनके पास होगा। बाकी का जो 50% है उस पर कोल प्लांट लगेंगे। कि अगर 1200 एकड़ पे आप जरी जमीन पे कोल प्लांट लगाएंगे तो यही कुछ असर होगा। और महंगे, जैसे आमिर कह रहे हैं, इवन इंडिया में जो उन्होंने वहां सोलर वगैरह पैदा कर रहे हैं या कोल पे आ रही हैं वो सस्ती हैं। अब आप इतनी महंगी 8 रुपए भी अगर ये पड़ रही है। और दूसरा, मुझे किसी ने कहा है कि जो कि बात ठीक भी है, कोल इंपोर्ट किया जाएगा,
इंपोर्ट पे भी इंपोर्टेड कोल पे है, ये सिर्फ साहिवाल वाला इंपोर्टेड कोल पे, लोकल कोल की जो कहानियां सुनाई गई थी और खरबों पता कितने हजारों साल का माल पिया है, उस पे भी ठेके, उस पे भी कमीशन, उस पे भी बोलियां जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी। एनवायरमेंटल इशू जरा आपको दिखाते हैं। नारोवाल, एहसन इकबाल साहब जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग साहब का घर है, वहां पे हपको ने एक पावर प्लांट लगाया था। उस पावर प्लांट ने जो नारोवाल के लोगों का जीना हराम किया हुआ है, जरा उसकी मुलाहजा फरमाए। एक हमने वहां पे अपना रिपोर्टर भेज के जो हमारा वहां पे है 92 का, उसने कुछ वो चीजें भेजी हैं कि पावर प्लांट जो है वहां पे उनका जहरीला फुजला सारी चीजें वो पानी में डाल रहे हैं सर, जो लोग पी भी रहे हैं, उनके जानवर भी मार रहे हैं। उन्होंने FIR भी करवाई है, लेकिन हमको बड़ा ये दिखा रहे हैं फिगर। ये एहसन इकबाल साहब का अपना हल्का है, ये प्लानिंग जहां पे सारे सीपैक की कर रहे हैं, ये वहां ये हाल है कि ये यही चीजें होने जा रही है साहिवाल में। ठीक है, बिल्कुल पूरे मुल्क की प्लानिंग करने वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब के अपने हल्के नारोवाल में क्या सूरत-ए-हाल है। 92 न्यूज का रिपोर्टर मोहम्मद आरिफ वहां पे गए और लोगों से सूरत-ए-हाल पूछी कि इस वक्त किस किस्म की सिचुएशन से गुजरे हैं। आप जरा देखिए। परचा भी करवाया, पानी फिर भी इन्हें छड़ दिता। ये जिन्ना नुकसान करते हैं ये आप जान के करते हैं, ये साढ़े बारे च नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਕੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। अपना इन्ना खुशक है, डंगर खंघ मईया लग गई है, बंदे बीमार हो गए, पानी परचा भी कर दिता है, फिर भी हपका लिया, पानी छड़ दिता उत्ते। साडा इन्ना नुकसान है जिसका हिसाब नहीं, और साडे सामने और जैसे हो सकता आप मार दिए उन्होंने मार दिए। ये इन्ना साडा इन्ना नुकसान किया जिसका हिसाब नहीं। हपको वाले ने जी पानी छड्या, साडा माल बीमार होण दिया वा। मैं 50-60 भेडां रखी दी, जिमींदार बंदा आ, साडी जमीन बर्बाद होण डई दी आ। केमिकल पानी है, इन्हें तो अगे परचा भी कराया, इन्हें फिर अज पानी छड़ दिता है। 3-3 लाख रुपए दी मझा ली ने, वो इतो पानी पीनिया बीमार होनी, असी गरीब लोग कितों लियावांगे 3-3 लाख रुपया फिर मझा लावांगे। ये क्या सूरत हाल है। ये दानियाल साहब का भी इलाका है, गुज्जर बरादरी है उनकी। तो ये गुज्जर बरादरी के लोगों का ये जो पानी कोल से जो पोल्यूटेड पानी आ रहा है, उससे जानवर मर रहे हैं, भेड़ें मर रही हैं, और लोग बेचारे उनका क्योंकि जरिया मुआश जानवरों से, जानवरों का जिक्र कर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। और ये सिर्फ पानी का असर है, जो हवा में पोल्यूशन जा रही है, और बाकी जो उसके अभी वो नहीं है, सिर्फ एक जगह से ये आया है। और साहिवाल का स्केल बहुत बड़ा है, ये पहला यूनिट लगा है, दूसरा निकल रहा है। और बाकी जगह से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ रेगुलेशन नहीं है, बस गॉड हेल्प दिस कंट्री। सही है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट चीज है कि हपको पावर प्लांट के खिलाफ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के SDO साहब जो हैं, उन्होंने बकायदा FIR दर्ज करे। पुलिस की कहां जुर्रत है, क्योंकि पावर प्लांट के पीछे भी तो ये पावरफुल लोग खुद बैठे हुए हैं। ये जो आमिर साहब ने 150 अरब की कहानी सुनाई है कि कैपेसिटी चार्ज है, तो ये इंटरेस्ट चार्ज है, इनका क्या ख्याल है? पावर बिजली पैसा कमा रहे हैं, और सारे पैसे मिलते हैं, उनकी जेब में जाएंगे पावर प्लांट वालों के। ये पीछे यहीं बैठ के मुकमुका करेंगे। याद नहीं आपको कि पिछली दफा इन्होंने दिया था, कैरा साहब ने खुद कहा था कि 30% तो हमें ऑफर की थी कि आप हमारे पैसे क्लियर करें, 30% आप देने को तैयार है। इन्होंने बगैर वेरिफिकेशन करे रखा है। अब कमिंग टू द पॉइंट साहिवाल वाला, जैसे आमिर ने कहा कंजस्टेड एरिया है, आपका हार्ट ऑफ पंजाब है, सबसे ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, 1200 एकड़। वहां पे अगर आप इसको नारोवाल में ये चीजें आपने इनको, अब जरा पानी देखें जिसके खिलाफ ये लोग बेचारे इकट्ठे हुए हैं, ये मजलूम लोग हैं, और ये नारोवाल से हैं। जहां नारोवाल कौन सा है, जहां पे दानियाल अजीज साहब हमसे संभाले नहीं जाते, जहां वो शकरगढ़ है, थोड़ा सा साइड पे है, बहरहाल नारोवाल डिस्ट्रिक्ट उनका है, उनका डिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब घर की बात तो नहीं कर रही ना। बाकी तो दुनिया जहां वो अंडर द स्काई दानियाल अजीज साहब सब पे बात करते हैं। जरा नारोवाल के साथ जो कुछ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, दानियाल अजीज साहब भी चुप हैं। जो मुल्क की प्लानिंग कर रहे हैं, सिपाही के गॉडफादर हैं एहसन इकबाल साहब, अपने घर की ये हालत है कि वहां पे उनके बेचारे भैंसे मार रही हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज अभी ये पानी है जो कि लोगों को वो छोड़ देते हैं खेतों में, और पानी की सारे नालियों में भी जा रहा है, नहरों में भी जा रहा है, जिससे जानवर मर रहे हैं। इनसे पूछना चाहिए एनवायरमेंटल को इंपैक्ट, ये कोई असेसमेंट कराते हैं, कहां पे गए एनवायरमेंटल स्टडीज गई हैं, क्यों इनको मना नहीं किया गया कि आप एग्रीकल्चर ह्यूमन एरियाज में इस तरह के पावर प्लांट लगा रहे हैं, वहां पोल्यूशन फैल। अच्छा, इन लोगों का भी एक और चीज का नहीं पता, इनको कैंसर हो रहे होंगे सर, इनको वहां पे ये सांस की बीमारी हो रही होगी, इनको लंग्स के प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वो खुदा की मर्जी समझ करके इलाज करवा रहे होंगे। उन्हें ये नहीं पता मोस्टली ये पानी पीने से इनको जो ये पोल्यूटेड वाटर है, इससे मसाइल हो रहे हैं। सही है, ठीक है, बिल्कुल मुख्तसर क्योंकि ये एहसन इकबाल साहब का हल्का है, यहाँ पर्चे भी नहीं बेचारों के होने दे रहे होंगे, तो ये तो बड़ी मुश्किल से कहता कोई गलती से हो गया होगा। सही है, ठीक है। अब क्लासेस मेरे पास क्योंकि 1 मिनट है, यकीनी तौर पे हमारी पूरी टीम, खासतौर पे आप और आमिर साहब मुबारक के मुस्तहिक हैं। मोहम्मद अली नेकोकारा साहब वो नहीं, कोई हमारा कोई कंट्रीब्यूशन इन द सेंस नहीं है। हम जो है ना, तारिक खोसा साहब जैसे लोग हों, शोएब सडल हों,
ये मोहम्मद अली नेकोकारा, आफ्ताब चीमा, या उसमें आपको याद होगा जफर कुरैशी साहब थे सरगोदा के, जो उसके डायरेक्टर FIA रहे, बड़ा इनका, ये वो लोग हैं जो अनरेबल लोग हैं जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए स्टैंड लिया है। जफर कुरैशी हूँ, नेकोकारा साहब हूँ, चीमा साहब हूँ, जो भी खड़ा होगा स्टैंड लेगा, सेक्रीफाइस करेगा। हम तो इन पे एहसान नहीं कर रहे, ना इनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। मीडिया का काम यही है, इन लोगों का काम ये स्टैंड लें, लोगों के लिए लें, रियासत के लिए लें। हमारा ये काम है ऐसे लोगों के खिलाफ जब रियासतें आती हैं हम इनके साथ खड़े हो, राइट। और इवन देन मेरा ख्याल है हुकूमत ने ये काम किया है। इवन देन मेरा नवाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करने में हर्ज नहीं है कि उन्होंने एक अच्छे ईमानदार अफसर को उसको दोबारा नौकरी उनकी बहाल की, और तमाम जो उन पे चार्जेस लगे थे उनको बहाल किया। और पता है चार्जेस किसने फ्रेम किए थे? ये कौम को उनके भी कल्प्रेट्स का पता होना चाहिए। एक इसमें एजाज चौधरी साहब थे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे इंक्वायरी कमेटी में, दूसरे इमलेश खान साहब थे जो DG FIA हैं, जिनको रिवार्ड के तौर पर चौधरी साहब ने एक जहां DG FIA ला के दूसरे को वाशिंगटन में लगा दिया। वो नेकोकारा को वहां बरतरफी उसकी रिकमेंड करके गए थे। एजाज चौधरी फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी इंक्वायरी कमेटी में थे, और ये इमलेश खान साहब, इवन देन वो तमाम चार्जेस झूठे साबित हुए हैं। वजीर आजम ने उनको जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके बाद बैठ के उनको क्लियर किया है। मुबारकबाद मेरा ख्याल देते हैं नेकोकारा को, उनकी फैमिली को, उन्होंने सफर किया है। ये कहना बड़ा आसान होता है, ये कह देना जी 3 साल आप एक गलत ऑर्डर मानने से इनकार करें, पूरी फैमिली सफर करती है। लेकिन इस प्रोसेस में नेकोकारा साहब ने जो है उन्होंने इज्जत कमाई है, रिस्पेक्ट कमाई है। ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।